नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। टॉपिक आपके सामने मैंने लिख रखा है राइज़ ऑफ मैसूर, मैसूर का उत्थान, हैदर अली और टीपू सुल्तान। जैसा कि क्लास आज हमारी पहली क्लास जो मैं राइज़ ऑफ मैसूर एंड टीपू सुल्तान के बारे में बताया है, उसमें मैंने हैदर अली और उसके दो युद्धों के बारे में बता दिया है। ठीक है, हैदर अली और दो युद्धों के बारे में बता दिया है और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। तो उसके बाद उस युद्ध को जारी रखता है क्या बोलते हैं उसका बेटा टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान बाद में 1784 में संधि कर लिया अंग्रेज़ों से, तो वह युद्ध कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। तो एक बार आपको पिछली वीडियो से रिवाइज करने के लिए, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को बता के तब आगे बढ़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो राइज़ ऑफ मैसूर में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो हुआ था, यह अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच हुआ था, और यह हुआ था 1767 से 1769। ठीक है, और यह मद्रास की संधि के द्वारा युद्ध समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था, और इसके बारे में मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि हैदर अली एकमात्र ऐसा व्यक्ति था दक्षिण भारत में जिसने अंग्रेज़ों को पराजित किया था। दूसरा, द्वितीय आंग्ल, ये चीज़ों को मैंने बता दिया है, केवल आज जोड़ने के लिए मैं आपको जोड़ रहा हूँ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह भी हैदर अली वर्सेस अंग्रेज। इस समय जो गवर्नर जनरल था, इसका कालखंड आप लिख लें 1780 से 1784। इस कालखंड को आप कोरिलेट करें तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिस एक्ट में था कि वारेन हेस्टिंग कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, तो इसका मतलब इस समय इसमें इसकी कमान कौन संभाल रहा था, तो वह था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर पोर्टो-नोवा के मैदान में हैदर अली की पराजय भी हुई। हालांकि बाद में फिर हैदर अली ने कुछ एक युद्धों में अंग्रेज़ों को ब्रेथवेट को पराजित भी किया था, कुछ युद्धों में पराजित भी किया था। लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। और इस हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध चल रहा था, इसको हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने जारी रखा। युद्ध का कोई परिणाम नहीं हुआ, तो 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हो गई, और इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। अब हैदर अली की मृत्यु हो गई है, तो गद्दी पर कौन बैठ गया है, क्योंकि मैंने यही बता दिया कि टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा। अब हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो इसके बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से दो युद्ध लड़ा। दो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान के साथ हुआ। इसके पहले दो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो दो युद्ध जो हुए थे, इन दोनों में टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजय हुई, और मैसूर को अंग्रेज़ों ने अपने सहायक संधि के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये कैसे मिला लिया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम टीपू सुल्तान, तो आज की क्लास ये प्रारंभ होती है टीपू सुल्तान के बारे में।
टीपू सुल्तान के दो आंग्ल मैसूर युद्ध माने 1790-1792 और चौथा 1799, इन दोनों को पढ़ने से पहले हम टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जान लें। ठीक है, टीपू सुल्तान के कुछ बारे में जान लें। तो टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। यहाँ तक आप लिख लेंगे, 1750 तक टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। यद्यपि हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने बेटे को उसने पढ़ाने का पूरा ध्यान दिया था। इसके लिए टीपू सुल्तान के लिए उसने कई शिक्षक लगाए थे और इसके कारण टीपू सुल्तान अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषाएं का जानकार था। टीपू सुल्तान अरबी, फारसी, कन्नड़ और उर्दू भाषाओं का जानकार था। इसके अलावा घुड़सवारी और तलवारबाजी में बहुत निपुण था। घुड़सवारी और तलवारबाजी में बहुत निपुण था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। फ्रांस में जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ, 1779 का फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, उससे वह काफ़ी खुश था और अपने राज्य में उसके लिए, उनकी खुशी के लिए कई तोपों की सलामी भी दिया। और इसके लिए टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, उसी खुशी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए लेकर के, और अपने आप को सिविल टीपू कहता था, नागरिक टीपू कहता था, और अपने आप को नागरिक टीपू कहता था। यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ रही है? अभी तक मैं टीपू सुल्तान की कुछ बातों को बताया, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। टीपू सुल्तान विज्ञान को काफ़ी महत्ता देता था। इसके लिए उसे रॉकेट इंजन का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा टीपू सुल्तान का लोकतंत्र में काफ़ी विश्वास था। टीपू सुल्तान का लोकतंत्र में काफ़ी विश्वास था। ठीक है, और 1787 में अपना उर्दू का पंचांग प्रारंभ करवाया और अपने आप को बादशाह की उपाधि धारण किया। बादशाह की उपाधि धारण किया। यहाँ तक क्लियर आपको बात समझ में आ रही है? और मंदिरों को श्रीरंगपट्टनम के ही अंदर एक मंदिर था, उसके मराठों ने उसको तहस नहस कर दिया था। तो श्रीरंगपट्टनम में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धन उपलब्ध कराया। तो ये कुछ टीपू सुल्तान की हमने आपके सामने
बायोग्राफी रखा। अभी हम युद्ध नहीं पढ़ाए, अभी तक हमने टीपू सुल्तान की आपके बारे सामने कुछ बायोग्राफी रखा। अब हम आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान का युद्ध बताते हैं। ठीक है, तो ये तो टीपू सुल्तान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हो गई। अब आपकी हेडिंग होगी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हेडिंग होगा तृतीय, लिख लेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपकी हेडिंग हो गई तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1790 से 1792। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच? पहला प्रश्न तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, और इस समय जो गवर्नर जनरल है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये प्रश्न याद हो आपको, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? वारेन हेस्टिंग। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, युद्ध क्यों हुआ, क्यों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये बताने से पहले कुछ मैं और बातों को आपको बता दूं। देखिए, टीपू सुल्तान को भी इस बात का एहसास था कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और इसमें मंगलौर की संधि हुई टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, टीपू सुल्तान को भी इस बात का एहसास था कि यह संधि अस्थायी नहीं है और उसे अंग्रेजों की वादा खिलाफी पर पूरा यकीन था कि ये हमारे साथ वादा खिलाफी करेंगे और विश्वासघात करेंगे। इसके लिए इन चीज़ों को समझते हुए 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ सहयोग मांगा, और वहाँ पर अपना दूत भेजा। इसके अलावा 87 यहाँ है, 1784, बल्कि आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1784 यहाँ हो गया। 1784-85 में कुस्तुनतुनिया, आज का इस्तांबुल में अपना दूत भेजा। किस लिए? इनसे मदद लेने के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। तो ये कुछ बातें हो गई। अब आगे देखिए, इसके पहले 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के में क्या था? इस एक्ट के तहत ये था कि कंपनी भारत में अब किसी भी लिख लेंगे इसको, कंपनी भारत में, इस अधिनियम में था कि कंपनी भारत में अब किसी अन्य रियासत का आक्रमण या रियासत पर आक्रमण नहीं करेगी। कंपनी अब किसी अन्य रियासत पर आक्रमण नहीं करेगी। अभी तक तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत यही था, लेकिन युद्ध क्यों हुआ ये देखिए। टीपू सुल्तान के खिलाफ मराठे प्लस निजाम, टीपू सुल्तान के खिलाफ मराठे और निजाम युद्ध करने के प्रयास कर रहे थे। टीपू सुल्तान के खिलाफ मराठे और निजाम उसके खिलाफ युद्ध करने की रणनीति बना रहे थे। जब इस बात की जानकारी कॉर्नवालिस को मिली तो वह भी इस गुट में शामिल हो गया और इनका एक ट्रिपल अलायंस
त्रिपक्षीय गुट बन गया और इन तीनों की सेनाओं बन गई। अब देखिए 1790 में टीपू सुल्तान ने 1790 में टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर कोचीन पर आक्रमण किया। कोचीन पर आक्रमण किया। ठीक, 1790 में टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर माने कोचीन पर आक्रमण किया, जबकि ट्रावनकोर का अंग्रेजों के साथ समझौता हुआ था कि ट्रावनकोर पर कोई भी अन्य आक्रमण नहीं करेगा। ट्रावनकोर पर अंग्रेजों के साथ समझौता हुआ था। तो यही इल्ज़ाम लगाया गया टीपू सुल्तान के ऊपर, किसने संधि का दुरुपयोग किया और कोचीन पर आक्रमण किया, अतः इसके खिलाफ आक्रमण किया जाए। जबकि हकीकत ये थी कि ये पहले ही षड्यंत्र टीपू सुल्तान के खिलाफ बन चुका था और ये तीन सेनाएं पहले से तैयार थी। अब 1790 में मैंने वहाँ बता दिया, जब टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, टीपू सुल्तान ने आप लिखते चलेंगे, ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, तो इसके कारण तीनों सेनाओं ने टीपू सुल्तान के ऊपर, तीनों मतलब मराठे, निज़ाम और अंग्रेज ने टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इसमें कार्नवालिस वेल्लोर को जीतते हुए श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचा। वेल्लोर को जीतते हुए श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचा। कार्नवालिस वेल्लोर को जीतते हुए श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचा, जहां पर टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान और इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और इस पराजय के कारण उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जोड़ दिया गया। और यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसको कहा जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजय हुई और उसमें उसका नुकसान भी हुआ। इस नुकसान में टीपू सुल्तान को, ये देखिए, टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को, टीपू सुल्तान को माने कार्नवालिस को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार देना पड़ा। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार देना पड़ा। मराठों को तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग देना पड़ा और निज़ाम को पिन्नार और कृष्णा नदी
का भाग देना पड़ा। मतलब यह युद्ध टीपू सुल्तान के लिए एकदम उसको पराजित करने वाला ही था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान हारा और उसकी बहुत बड़ी हानि हुई। ठीक, तो इस युद्ध पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन आप लिख लेंगे। इस युद्ध के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने शत्रु को, आप लिखेंगे कि हमने शत्रु को पंगु बना दिया, हमने शत्रु को पंगु बना दिया और अपने मित्रों को मजबूत भी नहीं होने दिया। मतलब मराठों और निज़ाम को मजबूत नहीं होने दिया और टीपू सुल्तान को पंगु बना दिया। ठीक है, पंगु मतलब एक तरह से समझिए कि टीपू सुल्तान का जो संप्रभुता थी वह समाप्त हो गई थी और यह संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये होगा 1799 ईस्वी। इस समय जो गवर्नर बनकर आया वेलेजली और उसकी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी पॉलिसी थी सहायक संधि। वेलेजली टीपू को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर रहा था। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पहली रियासत जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया वह थे हैदराबाद का निज़ाम। इसके बाद अवध ने भी क्या बोलते हैं 1801 में, सादत खान ने 1801 में भी उसने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। सहायक संधि को ज़बरदस्ती टीपू सुल्तान पर थोपने का प्रयास किया गया और वेलेजली पूरे मन के साथ आया, या तो मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाए या फिर उसको एकदम तोड़ कर रख दिया जाए। जब टीपू सुल्तान ने वेलेजली की सहायक संधि को नहीं माना, या क्यों में हो सकता है क्यों नहीं माना, तो अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच, माने अंग्रेज़ों माने वेलेजली और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। अब ये सहायक संधि क्या थी? तो ये सहायक संधि ये थी कि जो कोई प्रांत या रियासत सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था तो वह अपनी सेना नहीं रखेगा। पहली कंडीशन अगर हम सहायक संधि की बात करें दोस्तों, अगर ये देखें कि सहायक संधि है क्या, तो इस पर चर्चा कर लें। सहायक संधि वेलेजली की थी क्या? तो जो कोई रियासत सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लेता था तो वो उसे अपनी सेना समाप्त करना होता था। ठीक। नंबर 2, वह किसी अन्य रियासत से समझौता नहीं कर सकता था। नंबर 3, उस रियासत की रक्षा के लिए अंग्रेज फौज उसकी रियासत में रहती। और चौथी बात एक रेजिडेंट उसके दरबार में रहेगा। अब देखने पर तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इसकी नीति समझिए। सेना समाप्त होने का मतलब कि वह रियासत जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया वो अपनी सेना नहीं रख सकता। मतलब वो कभी भी अगर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि जब उसके पास सेना नहीं है तो किसके बल पर विद्रोह करेगा। और इन चीज़ों को भारतीय राजाओं ने नहीं समझ पाए और इसका बहुत दुष्परिणाम हुआ कि इसके तहत बहुत रियासतों का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, सेना समाप्त हो गई थी। दूसरी बात, जब आपके पास सेना नहीं होगी तो आप युद्ध किस बात को करोगे। ठीक है, जैसे महाभारत में द्रौपदी का क्या बोलते हैं वस्त्र हरण के समय विवश पांडव क्यों हो गए थे? क्योंकि उनकी शस्त्र को पहले दुर्योधन ने अपने कब्जे में ले लिया था।
भीष्म पितामह के अस्त्र और शस्त्र को दुर्योधन ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था, ताकि इनके अंदर वो दया की भावना लेकर ये विद्रोह न कर बैठे। जब आपके पास शस्त्र ही नहीं है तो आप किसके बल विद्रोह करोगे? दूसरी बात, आप किसी अन्य रियासत से समझौता नहीं कर सकते, किसी को आप दोस्त नहीं बना सकते। तीसरी, रियासत की रक्षा के लिए अंग्रेजी फौज होगी। अब अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया कि अंग्रेज़ों की सेना को वेतन और रहने का भोजन और रहने का आवास वो मिल गया। मतलब बाहर से आया हुआ व्यक्ति अब यहाँ पर एक अपनी सेना किसी अन्य रियासत के यहाँ बढ़िया से रख सकता है। मतलब वो रियासत में किसी और की रियासत में रहेंगी, काम करेंगे अंग्रेज़ों के लिए। ठीक है, तो ये सोचने की बात है। और एक रेजिडेंट दरबार में रहेगा, यह राजा के खिलाफ षड्यंत्र करता था, राजा के दुश्मनों को वह उकसाता था। ठीक है, तो ये थी वेलेज़ली की सहायक संधि। जब टीपू सुल्तान के ऊपर वेलेज़ली ने सहायक संधि थोपने को विवश किया, जब टीपू सुल्तान ने इसको नहीं माना तो इसका परिणाम ये हुआ कि अब चतुर्थ आंग्ल विश्व युद्ध नाम आ रहा है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अब होना निश्चित हो गया था। तो इस युद्ध में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस युद्ध में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग पर लड़ता हुआ मारा गया। इसी युद्ध के बाद वेलेज़ली को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई। वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई। यहाँ तक क्लियर बात? ठीक है। टीपू सुल्तान के बच्चों को कैद कर लिया गया और आप 4 मई, आप उसका अगर लिखना चाहते हो तो ये मारा गया था 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। वेलेज़ली को मार्क्विस की उपाधि दी गई। इसके बाद यहाँ पर वाडियार वंश के अल्पवयस्क व्यक्ति को राजा, गर्मी बहुत दोस्तों, राजा बना दिया गया। अल्पवयस्क व्यक्ति को राजा बना दिया गया और उस पर, मैसूर पर सहायक संधि जबरदस्ती थोप दी गई। इस प्रकार मैसूर का समाप्त हुआ। इस प्रकार मैंने राइज ऑफ मैसूर, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, ये 2 क्लासेज में मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से शेयर करने को कहें। हमारा चैनल है यूनिक एकेडमी अश्वनी राय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।